रेख्ता के नाजरीन और सामीन को जो कि दुनिया भर में मौजूद हैं, बहुत आदाब। शहर लाहौर, शहर फैज़ और शहर मोहब्बत से आपको मोहब्बत भरा सलाम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीज़ा हाशमी, जो कि फैज़ की बहुत प्यारी बेटी हैं और उनका तारुफ़ मुझे ऐसे करवाना चाहिए कि उनका नाम मुनीज़ा गुल फैज़ है। और आज हम उनसे क्या बात करने वाले हैं? आज हम उनसे बात करेंगे उनकी किताब, जिसमें उन्होंने 40 साल के बाद, फैज़ के इस दुनिया से चले जाने के 40 साल के बाद उनसे एक मकालमा किया है, उनसे कुछ बातें की हैं। इस किताब का उन्वान है कॉन्वर्सेशंस विद माई फादर, 40 years ऑन अ डॉटर रिस्पॉन्स। तो आइए मुनीज़ा गुल फैज़ से पूछते हैं कि ये किताब लिखने का ख़याल कब, क्यों और कैसे आया। आदाब। आदाब, बहुत शुक्रिया। और रेख्ता का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, दावत दी, और मैं आज कुछ बातें उनके सामीन से और उनकी ऑडियंस से करूँगी। बिल्कुल, हम नाजरीन सामीन दोनों से बातें करेंगे। और आपसे पहला सवाल जो हर सुनने और देखने वाले के जहन में इस वक्त है वो ये कि ये किताब, जिसका अंग्रेज़ी में नाम है जो मैं आप सब लोगों के सामने लूँगी, कॉन्वर्सेशंस विद माई फादर, 40 years ऑन अ डॉटर रिस्पॉन्स, तो ये किताब लिखने का ख़याल कब, कैसे और क्यों आया? फैज़ साहब ने मुझे बहुत से ख़त लिखे, क्योंकि फैज़ साहब मुझसे और ख़ानदान से दूर रहते, कभी जेल में, कभी और सफ़र अपना, कोई कॉन्फ्रेंसेस, कोई सेमिनार्स, और फिर वो ऐसा वक्त आया जब वो कोई 7-8 साल इस मुल्क से ख़ुद दूर रहे, क्योंकि यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो वो सेल्फ़ एग्ज़ाइल में चले गए और बेरूत में रहे और दुनिया की बहुत से मुख्तलिफ़ ममालिक में रहे। तो वहाँ से मुझे ख़त लिखते रहे। ख़त लिखने का उन्हें, मैं समझती हूँ, शौक़ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो मेरे ख़्याल में उन्हें मज़ा आता था, क्योंकि वो एक तरीक़ा था जिसमें वो हम सब लोगों से एक रिश्ता रखते थे। और ये सिर्फ़ ख़त मुझे नहीं, मेरी हमशीरा को और मेरे बच्चों को और उसके बच्चों को भी। तो मेरे बच्चों ने वो जो 6-7 साल गुजारे उनके बग़ैर, वो उन ख़तों के साथ उनका एक रिश्ता रहा। इतनी देर के बाद क्यों ये ख़त मैंने संभाल के रखे, वक्त गुज़रता गया, नौकरी, बच्चे, ज़िम्मेदारियाँ, मसरूफ़ियात वो रहीं। और फिर जब मैं अब, जैसे कह सकते हैं आप कि एक सीनियर सिटीज़न या एक अब ऐसे वक्त पे आई हूँ जब मैं रिटायर हुई हूँ, तो मैंने देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उन ख़तों को पढ़ के उनको याद करना शुरू किया। तो मुझे महसूस हुआ कि ये ख़त मेरे तो हैं, मुझे ही लिखे हैं, लेकिन इनमें ऐसी बातें हैं जो दुनिया को भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि फैज़ सिर्फ़ मेरा नहीं है, फैज़ दुनिया का है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये ख़त मैंने फिर सोचा, इनको इकट्ठा किया। लेकिन फिर ये तो एक मैं समझती हूँ जो मैंने उस किताब में लिखा है कि एक बड़ी आम सी बात हो जाती कि मैं सिर्फ़ ख़त लेके उनके और फिर उनको शाया कर देती। इतने साल गुज़र गए हैं मेरी ज़िंदगी में, इतनी तब्दीलियाँ आईं, इतने उतार चढ़ाव आए, मैं चाहती थी मैं अपने बाप को बताऊँ। तो मैंने इस किताब के हवाले से फिर उन्हें आज के दौर में ख़त लिखने शुरू किए और ख़त लिखे और उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या बीती, मैं कहाँ कहाँ गई, किस किस से मिली, मेरे दिल में क्या क्या ख़याल आया, मुझे उनसे क्या क्या शिकायतें हैं। तो ये भी मैंने इस किताब में लिखा है। तो कॉन्वर्सेशंस विद माई फादर जो टाइटल है उसका, वही उसी से साबित हो गया कि ये एक मुकालमा है बाप और बेटी का। बाप ने किया कई साल पहले, बेटी अब कर रही है। ये तो आपने बड़ी आसान ज़बान में परो के हमें बता दिया कि इस किताब में एक मकालमा है एक बाप और बेटी के दरमियान। लेकिन बाप कोई आम बाप नहीं है। बाप वो है जिसको हम सब एक इंसान दोस्त शायर, एक अमन पसंद शायर के तौर पर जानते हैं, एक ऐसे इंसान के तौर पर जानते हैं जिसने सारी उम्र हर किसी को अपना समझा और अपना बनाया, और इतना अपना बनाया कि आज भी दुनिया के हर कोने में किसी न किसी वक्त उनका कलाम जो है वो एक नारे के तौर पर या एक नारे हक के तौर पर बुलंद किया जा रहा है और किया जाता रहेगा।
तो ये तो हम सब जानते हैं कि फैज़ अमन के शायर थे, दोस्ती के शायर थे, प्यार के शायर थे, बिल्कुल, और अपनायत के शायर थे। ऐसा कौन से राज हैं फैज़ की शख्सियत के बारे में, फैज़ के एक बाप होने के नाते, जो ज़ाहिरी बात है सिर्फ आप जानती हैं, तो वो कौन से पहलू हैं उनकी शख्सियत के जो आपने इसमें पहले खफी थे और आपने इसमें बताए हैं वो सबको? अच्छी बात तो कहनी ये होगी कि मैंने बहुत सी बातों पे कुछ कुछ पर्दा डाला, लेकिन मैं इस किस्म का शख्स नहीं हूँ। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं काफ़ी जो दिल की बात होती है वो ज़ुबान तक ले आती हूँ। तो यहाँ भी इस किताब में भी मैंने बहुत सी ऐसी बात कहीं, मैं कहीं इसलिए कहती हूँ ज़ाहिर है लिखी और पढ़ने वाले, जो मेरे दिल में थीं, जो शिकायत मुझे थी उनसे कि आप मेरे साथ नहीं थे, मैं आपको ये बताना चाहती थी और आप दूर थे, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैं किससे मांगती, मुझे कुछ ऐसी जगह भी ऐसे वक्त आए, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में 40-42 साल तक मैंने काम किया, स्टेट ब्रॉडकास्टर है वो, आज भी है, तो वहाँ और एक ज़माने में वो वाहिद चैनल था, तो उसके ऊपर जितनी पाबंदियाँ और जितना कंट्रोल जो कि आज भी है उस वक्त भी था, वहाँ आज़ादी ख़्याल नहीं थी और आज भी है, अब फ़र्क, अब वक्त के साथ साथ फ़र्क हो गया। वहाँ फैज़ पर पाबंदी थी और मेरी वहाँ मौजूदगी बहुत से लोगों को चुभती थी, तो मैंने फिर वो जो एक बाब है इस किताब में, माई लाइफ इन टेलीविज़न, वो भी मैंने बहुत एक्सपोज करके, और मेरा ख़्याल है कि ज़रा तरीके तमीज़ से लिखी, कि उन्हें बताया कि किस तरह मैंने वो वक्त गुजारा, वो 11 साल 10 साल गुजारे, और वो ख़त जो उनका, उसकी मैं समझती हूँ जवाब में तो नहीं, लेकिन आया कि मैं समझता हूँ कि तुम पे पाबंदियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे ऊपर एक मुश्किल वक्त है, लेकिन तुम स्विच ऑफ कर लिया करो। और फिर जो राय उन्होंने दी है स्विच ऑफ करने की, भाई हमारा तो यही नुस्खा है। अच्छा, फैज़ हमेशा फैज़ मैं नहीं कहते थे, हम कहते थे, और ये मैं समझती हूँ कि ये उनकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा था, उनकी शख्सियत का हिस्सा था कि वो कभी अपने आप को फ़र्द वाहिद नहीं समझते थे, वो दुनिया का एक फ़र्द अपने आप को समझते थे। तो उसमें ये लिखा है उन्होंने कि भाई हमारा तो ये नुस्खा है और तुम हमारा नुस्खा अपनाओ, स्विच ऑफ कर लो। ये ख़त पढ़ने वाला है, और इस ख़त ने मुझे इतना सुकून दिया कि यार ये तो इतना आसान काम है, फैज़ ने अगर कर लिया तो खैर मैं तो नज़दीक भी नहीं जा सकती, लेकिन ये तो एक आर्ट है। और इस किस्म के भी 2-3, और जगह जगह वो ख़त अगर आप पढ़ें इस किताब में तो आपको अंदाज़ा होता है कि फैज़ कितने लाइट हार्टेड भी थे, मजाक भी करते थे। उन ख़तों में ये भी एक झलकी आ रही है, और झलकी आ रही है एक बाप की जो बेटी से बात कर रहा है कि तुम्हें पैसे चाहिए थे तो ज़रा देर होगी, तो लो हमने थोड़ा सूद बढ़ा दिया, हम पैसे भेजने, अपनी अम्मा से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस किस्म की प्यार की बातें जो मैं समझती हूँ दुनिया को शायद ये ख्याल ना हो कि फैज़ ये भी एक इमोशंस रखते थे। और फिर ज़ाहिर है, और जो मैंने इसमें पोस्ट कार्ड्स भी रखे हैं जो उन्होंने अपने नवासों को लिखे। मेरे 2 बेटे हैं और दुनिया के हर कोने से वो पोस्ट कार्ड है। और भाई हम यहाँ इस वक्त हेलसिंकी में हैं, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत साफ़ शहर है, कभी तुम भी आना, तुम भी देखना। तो इसके और कई दफ़ा मेरे बच्चे जब छोटे थे ज़ाहिर है पूछते थे वेयर इज़ नाना, ये कौन सी जगह है। तो चलो इसी बहाने फिर मैंने उन्हें बताना और जो कुछ भी, तो ये भी एक कनेक्शन उनका रहता था क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे। और ये एक वक्त था, एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने इसका जिक्र बहुत यूँ समझिए एक तरह से कैजुअली किया, लेकिन उन्हें महसूस था कि तुम्हारा बचपन तो मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं जेल में था, और तुम्हारे बच्चों का बचपन मैं अब इसलिए वहाँ नहीं हूँ क्योंकि वो बाहर थे। तो मेरे ख्याल में उनके दिल में एक कसक थी
तो इसलिए ये इस किस्म की बातें हैं जो कभी पहले लोगों को कहीं भी नहीं मालूम थी, और मैंने ये ख़त जब शायर किए हैं और अपनी भी कहानी लिखी है तो लोगों ने, जो जितने भी मेरे दोस्त भी हैं और भी हैं, बहुत पसंद किया है। आपकी बात सुनते हुए मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि नुस्खा हाय वफ़ा एक ऐसी किताब है जो दुनिया में हर शख्स ने तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पढ़ रखी है। और आपकी बात सुनते हुए एक और ख़्याल आ रहा था कि खूने दिल में उंगलियां डुबोकर आपने शिकवे गिले सब उनके रूबरू कर दिए, और उन्होंने कहा कि कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। तो काफ़ी जवाब तो उनकी किताब से भी आपको मिल जाते हैं। अगर नुस्खा हाय वफ़ा आप खोलें तो जिन्होंने नुस्खा हाय वफ़ा पढ़ी है उनको तो ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ कि सब मैं किताब को प्रमोट कर रही हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ, लेकिन नुस्खा हाय वफ़ा पढ़ने के बाद ये किताब पढ़ें तो एक कनेक्शन, एक ताल्लुक़ आपको नज़र आता है। तो नुस्खा हाय वफ़ा तो शायरी की किताब है, हमें मालूम है। आपकी जो ये किताब है कॉन्वर्सेशंस विद माय फादर 40 years ऑन अ डॉटर रिस्पॉन्ड्स, क्या ये आप बीती है? क्योंकि आपकी बातों से लगता है कि ये आप बीती है। क्या ये उनकी ज़िंदगी की कहानी है? क्योंकि आपकी बातों से लगता है कि ये फैज़ की उस ज़िंदगी की कहानी है जो शायद हम सब ने नहीं देखी, जो हमारी ज़ाहिर आंखों से पोशीदा रही। क्या ये सफ़रनामा है फैज़ का और फिर आपका? क्योंकि इसमें बहुत सारे बाब ऐसे हैं जिसमें आपने अपने कुछ सफ़र का अहवाल बयान किया है। आप फैज़ के नक्शे कदम पर चलती हुई सीरिया गईं, फिर आप फ़लस्तीन गईं, फिर यरूशलेम गईं, फिर आप कश्मीर गईं, फिर आप यासर अराफात की कब्र पे भी गईं, और उसके बाद और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ जिनका फैज़ ने ज़िक्र किया और आप उन जगहों पर पहुँची और आपने वो कुछ किया जो आपको ख्याल था कि शायद फैज़ अगर होते तो वो यही करते, या वो ये बात कहते, या वो इस तरह से इस जगह को वो इस तरह से बयान करते। तो सिन्फ तो ज़रा हमें बताएं कि क्या सिन्फ है इस किताब की, क्या कहेंगे हम? अगर ये मैं खुद समझ जाऊं तो फिर मैं बहुत कामयाब हो जाऊं, क्योंकि मैं जब लिखती हूं तो बस लिखती हूं एक रवानी में। और जब मैंने किताब शुरू की तो उस वक्त तो मेरा ख्याल ये था कि सिर्फ मैं कुछ ख़त और ऐसी बात करूँगी। वो लिखते 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 कोविड का अल्लाह भला करे अकेले कमरे में बैठ के लिखना जो शुरू किया तो लिखती चली गई। तो हाँ, ये एक बहुत ही कॉन्शियस मेरा एक इरादा था। जहाँ जहाँ मैं गई उनकी कदमों के निशान मैंने देखे, वहाँ पहुँची, जैसे मुझे लगा जैसे मैं कुछ कर्ज़ उतार रही हूँ या कुछ, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। और अभी हाल ही में मार्च के महीने में, इस मार्च के महीने में मैं अभी इराक़ होके आई हूँ और सारी ज़ियारात की मैंने ज़ाहिर में गई हूँ और वहाँ हाज़िरी दी है। और ये मुझे पता चला था कि फैज़ नजफ़ भी गए थे और वहाँ मौला अली के मज़ार पे भी गए थे, और उनके क्या तासुरात थे थोड़े से हल्के फुल्के मैंने इधर से सुने। ये मुझे उस वक्त मालूम नहीं था जब मैं गई थी, लेकिन ये सबको मालूम है कि फैज़ ने एक मरसिया लिखा है इमाम हुसैन का। वो मरसिया मैं लेके करबला पहुंची और वहाँ इमाम हुसैन के रोज़े पे मैंने वो मरसिया सुना और सदका दिया, और इमाम हुसैन से कहा कि जिस शख्स ने आपके लिए लिखा था ये मैं उनका हदिया आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो इस किस्म की मेरी कोशिशें रही हैं। तो ये कहना कि ये मुझे ख़ुद नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा है कि जिस तरह इस किताब में ज़हरा निगाह ने लिखा है, जिसका पेश रफ्स उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है ये ख़त तुम्हारे पहुँच गए हैं और ये वहाँ बैठ के फैज़ साहब सिगरेट पी रहे हैं, अगर सिगरेट पीने की इजाज़त हो जन्नत में, और तुम्हारे ख़तों को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं पढ़ के। तो एक तरह से ये एक कथारसिस कह सकते हैं आप कि मैं अपने बाप से वो बातें कह रही हूँ जो शायद ज़िंदगी में उनसे कह नहीं सकी, और दूसरी तरफ ये कि शायद मैं अपने पढ़ने वालों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ जो फ़र्दन मैं हर दुनिया के हर कोने में नहीं किसी को बता सकती। तो ये एक, मैं समझती हूँ किसी हद तक मैंने एक जॉनरा अपना ही बना लिया है। वो मैंने पढ़ने वाले पे छोड़ दिया कि जिस तरह आप समझें इसको उसी तरह इसको पसंद करें या नापसंद करें।
और इसको कोई टाइटल दे दें। ये टाइटल मैं नहीं दे सकती। तो ये तो हम पढ़ने वालों पे ही छोड़ेंगे। और दोबारा आपकी बात सुनते हुए मुझे फैज़ साहब का ही शेर याद आया, कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। तो शायद इस किताब को पढ़ते हुए पढ़ने वालों को भी फैज़ साहब हर कदम पे याद आएंगे। और इस तरह बात करते हुए मुझे हर शेर का रेफरेंस याद आ रहा है, उनको भी याद आएगा। तो आप सब लोगों से आखिर में मेरा यही पैगाम है कि इस किताब को ज़रूर पढ़िए। आप सबके इस प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि आपसे हम बाकायदा इजाज़त चाहें, एक याद दहानी, ये किताब अमेज़ॉन पर मौजूद है और आपकी सहूलत के लिए इस वीडियो के अख्ताम पर वो लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। इस किताब को ज़रूर ख़रीदिए, ज़रूर पढ़िए, इसलिए कि फ़ैज़ को बहैसियत शायर तो शायद हम सब जानते हैं। आइए हम ये देखें कि फ़ैज़ बहैसियत एक बाप कितने खूबसूरत इंसान थे और कितना अनहोना सा और कितना अछूता सा ताल्लुक़ था उनका अपनी बेटी के साथ। और ये किताब, इसकी एक और ख़ूबसूरती है और वो ये कि फ़ैज़ साहब ने जो ख़तूत मुनीज़ा हाशमी को लिखे वो उर्दू ज़बान में थे और मुनीज़ा हाशमी ने जो उनको जवाब दिया वो उनकी मादरी ज़बान यानी अंग्रेज़ी में लिखे गए। तो आपको इस किताब में दोनों फ्लेवर्स मिलेंगे, उर्दू का भी और अंग्रेज़ी का भी, क्योंकि फ़ैज़ साहब के जो ख़तूत उर्दू में हैं उनका अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी शाया किया गया है इस किताब में। तो इस किताब को ख़रीदिए, इस किताब को पढ़िए, फ़ैज़ साहब से आप भी मकालमा कीजिए मुनीज़ा हाशमी की ज़बान में। अल्लाह हाफ़िज़। सैंसपिट कराची, इतवार 13 फरवरी 1965। प्यारी मीज़ू जानम, हम सैंसपिट से बोल रहे हैं। आज इतवार का दिन है और फरवरी की 13 तारीख, जो अभी अभी याद आया कि शायद हमारी सालगिरह का दिन है, इसलिए कि और किसी ने याद ही नहीं दिलाया। तो आज हमारा मुसव्विर सादिक़ैन के यहाँ दिन गुजारने का वादा है। सुबह उठकर बहुत से लोगों को टेलीफोन किया कि कोई साथी चलने को आमादा हो जाए, लेकिन किसी ने हामी ना भरी। आखिर में मैं और तुम्हारी अम्मी अकेले ही यहाँ पहुँचे। ख्याल था कि सादिक़ैन के अलावा और तो कोई नहीं होगा। वो बैठकर तस्वीरें बनाएंगे और हम पढ़ने लिखने का काम। खैर, करीब आए तो क्या देखते हैं कि यहाँ से वहाँ तक पुलिस खड़ी है। पता चला कि बादशाह की सवारी गुजर रही है। फिर एक हट के पास पहुँचे तो सामने एक बहुत बड़ी बस खड़ी थी और हट के अंदर फर्श से लेकर अर्श तक लड़कियां ही लड़कियां भरी हुई थीं। सादिक़ैन ने माजरत करते हुए कहा कि फ़ैज़, ये एक मेडिकल कॉलेज की बच्चियां बग़ैर इत्तला के आ गई हैं, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। हमने कहा ठीक है, रौनक है। उफ, कोई हड़बोंग, पतली, मोटी, लंबी, छोटी, सफ़ेद, काली, नीली, पीली, हर साइज और रंग की न जाने कितनी लड़कियां। बीच में किसी ने हमें पहचान लिया और ऑटोग्राफ के लिए नाराए हैदरी बुलंद किया। फिर क्या था, आध पौन घंटा इस मशक्क़त में सर्फ हुआ। अब किसी के पास ना डायरी और ना कागज़, इसलिए तुम्हारी अम्मी का लिखने वाला पैड उनकी नज़र हो गया। अब ये लोग खा पी कर रॉक एंड रोल के रिकॉर्ड बजा रहे हैं, जिस पर तुमको ख़त लिखने को जी चाहा। आज बहुत दिनों के बाद मौसम अच्छा है। मैं और तुम्हारी अम्मी बाहर धूप में बैठे हैं। अंदर हट पर तो दूसरी फौज का कब्जा है, लेकिन धूप बुरी नहीं लगती। हवा में हल्की हल्की ठंडक और धूप में हल्की हल्की गर्मी है, जैसे लाहौर में बाहर के मौसम में हुआ करती है। तुम्हारा कॉलेज तो खुल गया होगा। यहाँ पर खड्डा के अलावा बाकी सब कॉलेज अभी भी बंद हैं। खैर, हम तो इस कॉलेजों की गड़बड़ से नाखुश नहीं हैं, इसलिए कि पहले तुम आ गई, फिर छीमी आ गई। अब सोचना पड़ेगा कि किस बहाने से फिर तुम्हारे कॉलेज बंद करवाए जाएं ताकि तुम फिर से आ जाओ।
वरना तो बहुत दिनों बाद मुलाकात होगी। ओह, खत लंबा हो गया, बाकी फिर लिखेंगे। बहुत सा प्यार, अब्बू। एक मुनीज़ा हमारी बेटी है जो बहुत ही प्यारी बेटी है। हम ही कब उसको प्यार करते हैं, सब के सब उसको प्यार करते हैं। कैसे सबको ना आए प्यार उस पर, है वही तो हमारी डिक्टेटर। प्यार से जो भी जी चुराएगा वो खूब उससे मार खाएगा। खैर, ये बात तो हंसी की है, वैसे सचमुच वो बहुत अच्छी है। फूल की तरह उसकी रंगत है, चांद की तरह उसकी सूरत है। जब वो खुश होकर मुस्कुराती है, चांदनी जग में फैल जाती है। पढ़ने लिखने में खूब काबिल है, खेलने कूदने में कामिल है। उम्र देखो तो 8 साल की है, अक्ल देखो तो 60 साल की है। फिर वो गाना भी अच्छा गाती है, गरचे तुमको नहीं सुनाती है। बात करती है इस कदर मीठी, जैसे डाली पे कूक बुलबुल की। हाँ, कोई उसको जब सताता है तब जरा गुस्सा आ ही जाता है, पर वो जल्दी से मान जाती है। कब किसी को भला सताती है शगुफ्ता बहुत मिजाज उसका, सारा उम्दा है काम काज उसका। है मुनीज़ा की आज सालगिरह, हर तरफ शोर है मुबारक का। चांद तारे दुआएं देते हैं, फूल उसकी बलाएं लेते हैं। बाग में गा रही है बुलबुल, तुम सलामत रहो मुनीज़ा गुल। अम्मा, अब्बा और बाजी भी, आंटियां और बहन भाई भी, आज सब उसको प्यार करते हैं। मिल के बार बार कहते हैं, सो तो 1000 बार आए, यूं कहो बेशुमार बार आए। लाए हर बार अपने साथ खुशी, और हम सब कहा करें यूं ही, ये मुनीज़ा हमारी बेटी है, ये बहुत ही प्यारी बेटी।